थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रकूट की सांस्कृतिक उपलब्धियां पता क्या क्या थी? इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ भाषा का विकास किया था और इनके काल में आर्य और अनार्य संस्कृतियों का समायोजन हुआ था। और इन्होंने ना राजसूय यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ ये करवाए थे राष्ट्रकूटों ने। और ये शिव की लोकप्रियता बढ़ी थी इनके काल में। और एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ था और अर्धनारीश्वर की मूर्ति के निर्माण का भी प्रमाण मिलता है। और महावीराचार्य की किताब इनके काल में गणित सार संग्रह लिखी गई थी। और इनके काल में जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की थी और कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी ये। ऋषभदेव की जीवनी है ये। और जबकि गणित सार संग्रह जो है ना वो संस्कृत भाषा में है। और इनके काल में नृत्य, संगीत, नाटक का विकास भी हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं ना उनका भी विकास हुआ था। और एलोरा में ना 24 गुफाएं हैं, उनमें से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 और 29 गुफाएं हैं ना वो सनातन धर्म से संबंधित है। और 30 और 34 की जो गुफाएं हैं ना वो जैन धर्म से संबंधित है। और इनके काल में ना अशोक ने पहाड़ी की गुफा काट के शुरुआत किया था। और एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के काल में दिखती हैं। और कैलाश मंदिर सबसे अधिक उल्लेखनीय है जो इनके काल में बनाया गया था पहाड़ को ऊपर से काट करके। और इनके काल में ना गुफाएं बनी थी बहुत सारी, जिसमें नंदी की मूर्ति बनी थी एक। और एलिफेंटा की त्रिमूर्ति जो है ना वो 20 फीट की है, ये फेमस है। नटराज और अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ इनके काल में बनी थी। और भाषा और साहित्य हम देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का विकास हुआ था क्योंकि इन्होंने ना अग्रहारों ब्राह्मणों को दान दिया था ना, उस वजह से संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। और महावीराचार्य की गणित सार संग्रह, ओके ये हमने देख ली। और कन्नड़ भाषा का विकास हुआ था इसके काल में, कदम्ब के काल में नज़र आती है। लेकिन ये कन्नड़ भाषा ना इसकी शुरुआत तो कदम्ब के काल में हुई थी, लेकिन ज़्यादा विकास इनके काल में हुआ था, राष्ट्रकूटों के काल में। और अमोघ वर्ष जो है ना उसने कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में लिखी थी। और काव्य दर्श पुस्तक इनके काल में लिखी गई थी। और पंपा जो है ना साहित्यकार कन्नड़ भाषा के, वो इनके काल में थे। इन्होंने महाभारत को ना कन्नड़ भाषा में लिखा था इन्होंने, और जिसे पंपा भारत कहा गया था। और लिंगायत आंदोलन भी इनके काल में शुरू हुआ था। और आगम साहित्य वचन शास्त्र कहलाता है इनके काल का, ओके। और इनके काल में आर्य और द्रविड़ संस्कृति का समन्वय हुआ था। और भूमि अनुदान की हम बात कर लेते हैं। भूमि अनुदान की, भूमि अनुदान जो है वो सातवाहन राजाओं के काल में शुरू हुआ था। और इसके द्वारा ना बंजर भूमि ही दान में दी जाती थी विशेष करके। और राजस्व भूमि दान में दी जाती थी। राजस्व मुक्त भूमि मतलब जो उस पर ना टैक्स नहीं लेते थे, वो फ्री में उनको दे दी जाती थी ब्राह्मणों को। और प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी उनको दिया जाता था, ओके। और इसके बाद में हम देखते हैं, इससे ना कृषि भूमि का प्रसार हुआ था भूमि दान देने से। और कृषि का विकास हुआ था और आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ था क्योंकि स्थानीय आबादी में राजकीय निष्ठा प्रसार हुआ था। कृषि का प्रसार हुआ था, समृद्धि आई थी और व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन हुआ था। कृषि के प्रसार के कारण उद्योग, व्यापार, साहित्य आदि का विकास हुआ था। और बढ़ती समृद्धि ने सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को भी बल दिया था, जिससे कई नए प्रकार के व्यवसाय उभरे। वहाँ के नगरीय जीवन को बल मिला। आर्थिक विकास ने राजत्व की जिस संभावना को बल दिया, वो नए राज्यों का विकास हुआ था इनके काल में। और संस्कृति का ना अखिल भारतीय प्रसार हुआ था भूमि अनुदान के कारण। ये आप देख लेना, शूद्रों की भूस्वामित्व मिला था शूद्रों को। और जिसकी धर्मशास्त्रीय कार्य विभाजन में परिवर्तन आया, यानी कि वर्ण प्रसार भी हुआ और इसके अंदर तनाव भी पैदा हुआ था। और तंत्रवाद, आर्य और अनार्य की संस्कृतियों का जो समन्वय है ना, उससे तंत्रवाद की धारा उपजी थी। और अनुदान क्षेत्र में दासता कमजोर पड़ी क्योंकि अब दासों की भूमिका कृषि क्षेत्र में ज़्यादा हो गई थी, मतलब दासता कमजोर पड़ी थी भूमि अनुदान के कारण। अनुदान के क्षेत्र में समृद्धि तो आई पर शोषण का भी एक तंत्र विकसित हुआ होगा। अनुदान के कारण लेखकों के वर्ग का महत्व बढ़ा। स्थानीय प्रशासन में भी उनकी भूमिका बढ़ी। इसी बीच कायस्थ जाति का विकास हुआ। भूमि अनुदान ने कई बौद्ध और ब्राह्मण अनुदान ग्रहियों को भूमि स्वामित्व एवं कृषि कार्य से जोड़ दिया।
संभवतः इसी पृष्ठभूमि में भूमिहार जाति का उद्भव हुआ होगा। संभवतः है कि संस्कृतिकरण के रास्ते कई अन्य लोग भी भूमिहार बन गए होंगे। इसी क्रम में यह भी स्मरणीय है कि भूमि स्वामित्व एवं प्रशासनिक राजनीतिक अधिकारों की इस नवीन व्यवस्था ने राजपूतों का जो वर्ग पैदा किया, उन्हीं के बीच में राजपूत जाति का जन्म हुआ। इसलिए राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत विविधतापूर्ण नजर आते हैं। अग्रहार जो है ना वो ब्राह्मणों के गांव होते थे। ब्राह्मदेव जो है ना वो ब्राह्मण को दिए गए अनुदान होता था। देवदान जो वो मंदिरों को दिया गया दान होता था। और भूमि अनुदान के माध्यम से ना नगरीकरण को बढ़ावा मिला, क्षेत्रीय राज्य और क्षेत्रीय संस्कृतियों को बढ़ावा मिला था इसके कारण। और भूमि अनुदान के कारण जो है ना इस दौर में आर्य संस्कृति का प्रसार उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ पिछले युग में नहीं था। और ब्राह्मदेव और देवदानों के कारण इसमें बड़ी तेजी आई थी। और इस बात दृष्टिगत है कि आर्य संस्कृति अखिल भारतीय स्तर पर पूर्णतः समरूप नहीं थी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में आर्य संस्कृतियों का स्थानीयकरण संस्कृतियों के साथ लेन देन दोनों में हुआ था। यानी कि हम स्थानीय विशेषताओं से संपन्न आर्यकरण कह सकते हैं। दक्षिण भारत की स्थानीय संस्कृतियों के विकास में आर्य संस्कृति के साथ ही द्रविड़ संस्कृति का भी गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। पल्लव काल में अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन का विकास किया। पल्लव काल में स्टार्ट हुआ था ये, ओके। और इनका देव समूह है पुराणों और महाकाव्यों वाला ही था। मतलब कि इसी का प्रभाव था, ये आर्य संस्कृति का ही प्रभाव था। जो ये अलवार और नैनार पल्लव काल में उपजे थे ना, वो आर्य संस्कृति जो नॉर्थ से साउथ में गई थी ना, उसी का ये प्रभाव था। और पल्लव काल में ये नैनार और अलवार संत उभरे थे, ये हम देखते हैं उनको, है ना। और रामानुजाचार्य जो है ना, उन्होंने पुराणों पे इन पर टीका लिखी थी ना, उपनिषद पे। तो तमिल भाषा में लिखी थी, स्थानीय भाषा का भी इन्होंने यूज़ किया था। और दक्षिण में जो विष्णु को ना बैकुंठ पेरुमल के रूप में पूजा जाता है ना, यह स्मरणीय है कि इन संतों और कवियों की भाषा तमिल थी। इन्होंने ना स्थानीय संस्कृति का प्रसार को उदारतापूर्वक अपनाया था। बात ये है ना कि स्थानीय संस्कृति को आर्य संस्कृति से जोड़ करके द्रविड़ के साथ में समन्वय कर करके उन्होंने इसको अलग तरीके से पेश किया था, ठीक है। अपने में समन्वय कर लिया था इन्होंने। जैसे विष्णु को बैकुंठ पेरुमल के रूप में पूजा जाता है दक्षिण भारत में। जैसे नॉर्थ इंडिया में ना आर्य लोग जो है ना वो विष्णु बोलते हैं, और साउथ इंडिया में जो है ना वो समन्वय हुआ संस्कृतियों का और बैकुंठ पेरुमल मंदिर बन गया था। इसके बाद में हम देखते हैं इसी क्रम में ना मंदिरों के निर्माण की द्रविड़ शैली का विकास हुआ था, ओके। आर्य और अनार्य संस्कृति जो है उनके मेल से ना द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। उड़ीसा से लेकर बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में जैसे मंदिर बने ना, उनमें से कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के समानांतर नागर शैली की समरूपता के कई बिंदु भी दृष्टिगत होते हैं। इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच जो मंदिर बने हैं उनमें से कुछ स्थानीय विशेषताओं के साथ उत्तर की नागर एवं दक्षिण की द्रविड़ शैली का गहरा असर था, इसलिए इसे बेसर शैली कहा गया। कन्नड़, तेलुगु, मलयाली, मराठी, उड़िया, बांग्ला जैसी भाषाओं का विकास हुआ था इसी दौर में, मतलब भूमि अनुदान वाली इससे भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। कन्नड़, तेलुगु, मलयाली द्रविड़ मानी जाती है मूलतः ये। हालांकि इनके विकास में संस्कृत का भी अहम योगदान था। इसके तहत शब्दकोश, व्याकरण, अलंकार, उपमान, कथानक, काव्य शास्त्र के स्तर का योगदान उल्लेखनीय है। स्मरणीय है कि इस दौर में बड़ी संख्या में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया आदि भाषाओं का में महाकाव्यों का स्थानीय प्रसंस्करण तैयार हुआ था। मतलब उसी आर्य संस्कृति से ये उपजे थे। उन्हीं संस्कृति के अलंकार वगैरह इन्होंने यूज किए थे, उन्हीं के शब्दकोश इन्होंने यूज किए थे। पूर्व मध्य काल को सांस्कृतिक स्तर पर क्षेत्रीयकरण का काल कहना किस हद तक युक्ति संगत है? अब ये क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को स्पष्ट करते हुए इसके विकास में संस्कृत भाषा के योगदान का मूल्यांकन करें, ये भी क्वेश्चन है, ओके। भूमि अनुदान के कारण स्थानीय स्तर पर एक प्रभु वर्ग आ गया जिसके पास कर लेने का अधिकार था, न्यायिक अधिकार था, प्रशासन का अधिकार था। और बाध्यता, ये ना लोग बाध्य करने लग गए थे उपहार के लिए। मतलब भूमि अनुदान आ गई थी ना उनके पास, उनको भूमि मिल गई, उनके पास अधिकार था, न्यायिक अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार था। तो ना वो उपहार जो कर था ना, वो ज़बरदस्ती बाध्य करने लग गए लोगों को। और इसके अलावा ना अतिरिक्त कर भी ये मांगने लग गए थे। और बेगारी विष्टि प्रथा की शुरुआत हो गई थी, जाति भेद भी बहुत हो गया था। कायस्थ वर्ग चर्चा याज्ञवल्क्य की स्मृति में किया गया कायस्थ वर्ग की चर्चा। अब हम सामंतवाद के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। सामंत और सामंतवाद का भेद। सामंत शब्द की उत्पत्ति
प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन साहित्य में बहुतायत से किया गया है। इसका अर्थ होता है अधीनस्थ शासक, यानी कि किसी साम्राज्यवादी सत्ता के अधीनस्थ को सामंत कहा जाता है। वाण भट्ट ने हर्षचरित में 7 प्रकार के सामंतों का उल्लेख किया है, यानी कि पूर्व मध्यकाल की राजनीति में सामंती तत्व प्रबल थे। इसलिए केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, राजनीति अस्थिर हुई और षड्यंत्र और विद्रोह होते रहे। इनके उभार के पता है क्या कारण थे? सामंतवाद के उभार के कारण हम देख लेते हैं। भूमि अनुदान के कारण बड़ी संख्या में छोटे छोटे भूखंडों में प्रशासक उपजे, जो भविष्य में राजनीति का केंद्र बन गए थे। और इस दौरान केंद्रीय सत्ता की वित्तीय स्थिति की दशा कमजोर हुई, उनकी सैनिक और प्रशासनिक शक्ति घटी। सैन्य शक्ति के घटने अर्थात इनके परिणाम स्वरूप राजा अपने अधीनस्थों पर निर्भर होने लगा। जब केंद्र की शक्ति कमजोर हुई तो षड्यंत्र, विद्रोह, स्वतंत्रता, बिखराव आदि को बल मिला। इसी कारण भारत में इस युग में युद्ध ज़्यादा हुआ। युद्ध में भूमिका निभाने वालों की राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति भी बढ़ी। साथ ही भारत के उत्तरी हिस्से में राजपूत जाति का उभार हुआ। सांस्कृतिक स्तर पर भी युद्ध की भावना को बल मिला। इस दौर में भारत के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में कहीं अवसान भी हुआ। इससे भी सामंती संभावना को बल मिला, क्योंकि इसने ही राजा की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया था। क्षेत्रीय स्तर के आर्थिक विकास और वहाँ की राजनीति संभावना में सामंती राजनीति का जन्म दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष ने भी इसे बल दिया। विशेषतः प्रतिहारों के टूटने से कई क्षेत्रीय राज्यों का उभार हुआ, जैसे राजस्थान के कई राजपूती वंश राजा, दिल्ली के तोमर, कन्नौज के गढ़वाल, चंदेल, कलचुरी आदि। अरबों के हमले और महमूद गजनवी के हमले से भी इसे बल मिला। सांस्कृतिक स्तर पर युद्ध, वीरता, बलिदान को बल मिला। इस दौर में वफादारी में कवि लिख रहा है कि वफादारी के लिए मूल्य जरूरी है। सामंतवादी है एक अंग्रेजी के फ्यूडलिज्म का हिंदी अनुवाद है। फ्यूडलिज्म यह मध्यकालीन यूरोप की व्यवस्था थी। यह एक आर्थिक प्रणाली है। ओके, हम मोस्ट देख लेते हैं, मैंने पहले पढ़ रखा है। सो हम देख लेते हैं इसके विकास के कारण पता क्या थे। भूमि अनुदान का सबसे बड़ा कारण पता क्या बताया था इन्होंने? उद्योगों और व्यापार के पतन को भी इसका कारण बताया था रामशरण शर्मा ने। और रामशरण शर्मा ने हेनरी पिरेन नामक एक इतिहासकार से ये प्रभावित थे। और इन्होंने बताया कि मार्क्सवादी इतिहासकार पता क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल में फ्यूडलिज्म का काल था। इस दौरान उत्तरोत्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन इसकी शुरुआत ज़्यादा स्पष्टता से गुप्त काल में हो गई थी। इसलिए रामचंद्र शर्मा गुप्त काल के ह्रास और उसके पीछे उपयोग और व्यापार के पतन की कहानी लिखते हैं। इस बात पर बल देते हैं कि उस काल में सामान्य धातु के सिक्के कम मिले। इसके लिए उन्होंने गुप्त काल की राजनीति के विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया। इसके पश्चात वह हर्षवर्धन के शासन में केंद्रीकरण और अव्यवस्था एवं आर्थिक अवसान के पक्ष को भी उजागर करते हैं, यानी कि इस दौर में फ्यूडलिज्म की जड़ तैयार हो गई थी। लेकिन इसकी हम जांच करें ना तो इसके विपरीत आते हैं कि इस दौर में कई क्षेत्रों में ना कृषि का प्रसार हुआ है, लेकिन यह प्रसार उद्योग या व्यापार के मूल्य पर नहीं हुआ। ट्राइबल क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ है। इससे उद्योगों और व्यापार में वृद्धि हुई है। इसके आधार पर ही पूर्वी भारत में बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत में बुंदेलखंड, मालवा, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान भारत में कश्मीर में, दक्षिण भारत में कर्नाटक, दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में भूतपूर्व आर्थिक उन्नति नजर आती है। ये ना मार्क्सवादी विचारों से ना प्रभावित थे, तो ये अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ ये इंडिया में हुआ था। बेसिकली हुआ ना हो, लेकिन वो ऐसे फैक्ट्स को छुपा लेते हैं जो इसका विरोध करते हैं मार्क्सवाद का, और ऐसे फैक्ट्स को वो सामने लेके आते हैं जो इसका समर्थन करते हैं। सो हम आँख मूंद के इन पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें तथ्यों की कसौटी पे कसकर इनके इतिहास को पढ़ना चाहिए हमेशा। इसके बाद हम कल्हण की वो पढ़ते हैं, राज तरंगिणी। ये इन्होंने ना ये भी पूर्वाग्रह से रचित थे। हालांकि अपने काल में जो इन्होंने इतिहास लिखा था वो सही हो सकता है, लेकिन जो सुदूर अतीत का इतिहास इन्होंने लिखा है वो किस आधार पर लिखा है, उनके पास पुरातात्विक सामग्री नहीं थी, तो हम उन पे यकीन नहीं कर सकते आँख बंद करके। इनको भी हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। राजपूत जो है ना वो अग्नि की पूजा, शरण पूजा पद्धति थी इनकी। मतलब कई इतिहासकार बताते हैं कि दक्षिण भारत ये विदेशियों से
विदेशियों की जाति थी। जो ये राजपूत थे ना, जैसे चालुक्य, सोलंकी, गुजरात, मालवा के परमार, दिल्ली के तोमर, चौहान, राजस्थान के चंदेल, बुंदेलखंड के त्रिपुरी के कलचुरी, जबलपुर कन्नौज के गढ़वाल जो है ना, वो विदेशी थे। जैसे वो पता है क्या फैक्ट देते हैं इनके पीछे, क्या तर्क देते हैं। वो बताते हैं कि अग्नि की पूजा और शस्त्र पूजा जो है ना, वो विदेशियों से प्रभावित है। लेकिन हम कैसे मान लें भाई, ये ऐसा ही है। हूण से भी ज़्यादा प्रभावशाली खर्जर का हो जाना संदेह पैदा करता है। खर्जर सिंधु गंगा मालवा की उपजाऊ भूमि को छोड़कर राजस्थान क्यों गए, जबकि वह भूमि ज़्यादा कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र में है। उस समय अरब यात्री सुलेमान ने गुज्जर शब्द का प्रयोग किया है। उसने क्षेत्रवादी शब्द का की तरह इसका यूज किया है। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुज्जर उसी क्षेत्र से उत्पन्न समाज के लोग थे। उनकी पृष्ठभूमि स्थायी थी, न कि मध्य एशियाई। इनसे संबंधित कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि यह सिद्ध करता हो कि इस दौरान विदेशी लोग बड़ी संख्या में दौर में भारत आकर बसे थे। राजपूतों की कोई एक समरूप कदकाठी रंग नहीं है। यहाँ तक अग्नि पूजा, शस्त्र पूजा की बात है तो ये प्राचीन काल से ही भारत में चलन में थे। यह वैदिक पूजा पद्धति का अनिवार्य हिस्सा था। महाभारत में द्रौपदी को यज्ञ से उत्पन्न बताया गया था। शस्त्र पूजा भी भारत में प्राचीन काल से प्रचलित थी। गांडीव या पिराक, धनुष, पशुपत शास्त्र आदि भारतीय संस्कृति के शस्त्र पूजा के प्रमाण है। आखिर ये इतिहासकार इतना बेसिपर पे बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए इतिहास उन्होंने अपने माध्यम बनाया, इतिहास लेखन को अपना माध्यम बनाया। सॉरी। और पल्लव काल हम देखते हैं, इसमें सिंह विष्णु आते हैं। कालाब्र विद्रोही हुआ था इनके काल में, और इनके बाद में नयनार और शैव धर्म अपना लिया था। महेंद्र वर्मन जो है ना, उसने जैन धर्म को त्याग करके नयनार और शैव धर्म को अपना लिया था। इससे पहले यहाँ पे वो प्रचलित था। और इनका पल्लव शासनकाल जो है ना, वो तमिलनाडु में था, और कांची महाबलीपुरम में इनकी कैपिटल थी। और द्रविड़ शैली के ये आरंभ करता थे। और इनके काल में ना एक शासक था, मत विलास लिखा था इन्होंने, एक साहित्यकार ने। और नरसिंह वर्मन आता है इनके बाद में। नरसिंह वर्मन ने, ये जो है ना महेंद्र वर्मन, इन्होंने ना मंडप व्यवस्था की शुरुआत की थी। और नरसिंह वर्मन ने इस मंडप व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए रथ निर्माण की ओर ये मुड़ गया था। वातापी कोंडा की उपाधि इसने धारण की थी। रथ बनवाए थे इसने द्रौपदी का, धर्मराज का युद्ध हुआ था, कोंडा की उपाधि धारण की थी इसने। और चालुक्य, बादामी के चालुक्य के साथ ये लड़ता रहता था ज़्यादातर। और इसके बाद में हम देखते हैं पल्लवों के सांस्कृतिक कार्य हम देखते हैं। उसमें प्राकृत और संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिला था। अग्रहारों ब्राह्मणों को बढ़ावा मिला था। शंकराचार्य भी साउथ में हुए थे। और उपनिषद, अलवार, नैनार, तमिल भक्ति को आंदोलन को बढ़ावा मिला था। अलवार में 12 संत थे, जैसे उनके नाम है नाम मल्लवार, अंडाल फीमेल थी, और कुलेश्वर। और शिव के भक्त जो है ना, वो 63 प्रकार के संत हुए थे। उनमें से अपार, बाणस, बंदर, मणिक, सागर। अपार ने तमिल भाषा में अपने पदों की रचना की। ये न सिर्फ आम आदमी की भाषा में बात करते थे, हम बात करें शिव भक्त नैनार की, बल्कि अपने सहज एवं भाव प्रबंध तरीके से अपनी बात लोगों के समक्ष रखी। ये गहन से गहन बात सरल एवं संक्षिप्त तरीके से कर सकते थे। इन्होंने अपनी बात लोगों को गाकर सिखाया, इसलिए भी ये लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर सके। वैचारिक स्तर पर देखें तो ये आस्तिक थे, भक्ति मार्गी थे, मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण को बल देते थे, देवता को प्रसन्न करने के लिए भजन, गायन, नृत्य आदि को स्वीकार करते थे। भावों की भी विशिष्टता नजर आती है, जैसे अंडाल बैकुंठ पेरुमल के प्रतिभाव से पूछती थी। इन धर्मों में हमें मीराबाई के पूर्वज कह सकते हैं इनको हम। ओके, हम चोल साम्राज्य देखते हैं। चोल साम्राज्य में परांतक प्रथम, कुलोतुंग प्रथम ये शासक हुए थे। हम मोस्ट देख रहे हैं, है ना। और राजेंद्र प्रथम हुआ था, राज भी हुआ था इसी काल में। राजेंद्र प्रथम के काल में ना तमिलनाडु, केरल पर नियंत्रण हुआ था। कल्याणी के चालुक्य को हराया था इन्होंने। और वेंगी से मित्रता की थी। श्रीलंका में निर्णायक अभियान और उसको अपने अधीनस्थ कर लिया था। कडार मंडलम, साउथ ईस्ट एशिया में श्रीविजय साम्राज्य को हराया था इन्होंने, प्रत्यक्ष नियंत्रण वहाँ पे किया था। और व्यापारिक और सैनिक प्रभाव, गंगा के क्षेत्र को विजय किया था। 1017 में चोल और चालुक्य के काल में आंध्र प्रदेश
कि क्षेत्र आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया था। उद्देश्य साम्राज्य विस्तार राजतंत्रात्मक राजनीति का आवश्यक लक्षण था। क्षेत्र धन बल यश की महत्वाकांक्षा। वह कल्याणी के चालुक्य के साथ ही लड़ाई लड़ रहा था और बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लव लड़ रहे थे। गंगा के क्षेत्र में अभियान का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। वह साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं किया और न ही कोई स्थायी प्रयास प्रभाव बनाने के लिए उन्होंने किया। शायद इसके पीछे ना उड़ीसा पर नियंत्रण की योजना थी। इसके लिए बंगाल का होना कमजोर होना जरूरी था। शायद धन की प्राप्ति के लिए और यश की प्राप्ति के लिए इन्होंने किया था। और समुद्र क्षेत्र में विस्तार का उद्देश्य मूलतः समुद्री व्यापार की रक्षा करने का था। इस दौर में अरब सागर, दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशिया और चाइना व्यापार के एक नेटवर्क से बंधे हुए थे। चोल राजाओं ने समुद्री क्षेत्रों में जो अभियान किया उसका मूल उद्देश्य यह था कि वह अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में अपने राज्य की व्यापारिक हितों का रक्षण और वर्धन करना चाहता था। इस रास्ते में श्रीविजय साम्राज्य के शासक की सबसे ज़्यादा नकारात्मक भूमिका थी। अतः उनके खिलाफ अभियान करके राजेंद्र प्रथम ने इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमा कर इसके परिणाम स्वरूप 3 बातें हुई। दक्षिण भारत फिर से व्यापारियों और आवागमन का एक ठहराव केंद्र बना। श्रीविजय साम्राज्य टूट गया और इस इलाके में शासन करने वाले राजाओं के ऊपर चोल राजाओं का प्रभाव स्थापित हुआ। इसका लाभ उठाकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सैनिक चौकियां बना ली। यहाँ के राज्य के व्यापारी भारतीय व्यापारियों के रास्ते में नहीं आए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने लिखा है कि इस काल में बंगाल की खाड़ी चोल झील के रूप में तब्दील हो गई। समुद्री सेना के रास्ते समुद्री व्यापार के रक्षण और संवर्धन का यह एक मात्र भारतीय उदाहरण है। इसी की कमी के कारण भारत आगे चलकर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। साम्राज्य सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार के लिए जाने जाने वाला एक राजनीतिक मामला नहीं होता है, यह एक दर्जा भी होता है। इसके तहत यह ध्यान दिया जाता है कि उस राजवंश ने उस युग में कितना प्रभावित किया, जीते हुए उनके क्षेत्र किस तरह प्रशासित किया और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या भूमिका रही थी। यदि हम चोलों का सर्वांगीण अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि चोलों का काल दक्षिण भारत की उपलब्धियों का सर्वोत्तम काल था और उनका कई योगदान स्थायी महत्व का था और कुछ मामलों में उनका योगदान हिंदुस्तान के इतिहास में अद्वितीय है। चोलकालीन प्रशासन जो है ना उसमें राजतंत्र था और राजा विधि निर्माता था। कार्यपालिका का प्रधान न्यायाधीश था। राज्य की जरूरत और अपने विवेक के आधार पर विधि बनाते हुए धर्म और परंपरा का भी ख्याल रखते थे। उनके दरबार में राजगुरु का भी एक पद था। धर्म स्थीय के मामले में धर्म और परंपरा की भूमिका ज़्यादा प्रबल थी। कार्यपालिका के प्रधान की हैसियत से वह सेनापति था। सभी वित्तीय निर्णय करता था, सभी प्रकार की नियुक्तियां करता था, वहीं उनका स्थानांतरण भी कर सकता था, उन्हें पदमुक्त भी कर सकता था। प्रधान न्यायाधीश था अर्थात उसके कोर्ट में होने वाले फैसले की अपील नहीं होती थी, जबकि उसका कोर्ट अन्य अदालतों के फैसले की अपील सुन सकता था। राजा देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता था। वह जनभावना को अनुकूलित करने के लिए मंदिरों का निर्माण कराता था और उन्हें संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर दान देता था। मंदिर उनकी आस्था के केंद्र थे। राजा मंदिर का संरक्षक था। उनके लिए मंदिर प्रायः जनभावना को अनुकूल बनाने का माध्यम होते थे। केंद्रीय शासन में राज्य की सहायता के लिए मंत्रिमंडल था। उन्नत नौकरशाही थी। राजा की सेना श्रेष्ठ थी, विशेषतः नौसेना। न्यायिक व्यवस्था विकसित थी। मृत्युदंड, देश निकाला, अंग भंग, कैद आदि के साथ ही अर्थदंड का भी प्रावधान था। यह भी राज्य की आय का एक स्रोत था। इसके अतिरिक्त भू राजस्व आदि तो कर के मूल स्रोत थे। अधिकांश राजाओं को ही तहत भू राजस्व मूल स्रोत था। इसे कर में कहा जाता था। चोलों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे इस माध्यम से होने वाले कर में वृद्धि हुई होगी। राज्य की नौकरशाही का वरिष्ठतम पदधारी लोग पेरू धर्म कहलाते थे और इसके अधीनस्थ लोग सेरू धर्म कहलाते थे। चोल साम्राज्य को शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। ज़्यादातर स्रोतों से पता चलता है कि कुल 9 मंडलम थे। उनके प्रभारी को महामंडलेश्वर कहा जाता था। इनकी नियुक्ति किंग करता था और इनका स्थानांतरण भी करता था। प्रांतों को नाडु में बांटा जाता था, जिन्हें नट्टार स्वायत्त निकाय नट्टार के माध्यम से संचालित किया जाता था। किंतु राजराज प्रथम ने केंद्रीयकरण को बल देने के लिए वलनाडु का गठन किया, जो नाडु से ऊपर होता था। शासन की सबसे अंतिम इकाई गांव थी। कहा वहाँ का शासन स्वायत्त था, यानी कि किंग राजस्व मिल जाने की स्थिति में उनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। गांव का शासन वरीयम यानी कि समिति व्यवस्था के माध्यम से चलता था। विभिन्न शासकीय मामलों जैसे कि उद्यान, तालाब, घर, न्याय मंदिर आदि के संचालन के लिए अलग अलग बहुसदस्यीय समितियां होती थी। एक समिति सभा पर निगरानी रखने के लिए बनाई जाती थी। समिति के सदस्यों में कुल संख्या 30 थी। 30 सदस्य गाँव के 30 वार्ड से चुने जाते थे।
प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चयन होता था। इनका निर्वाचन मतदान से नहीं बल्कि अर्हता आधारित लॉटरी पद्धति के तहत होता था। अर्हता एक के तहत आर्थिक, शैक्षणिक और नैतिक कसौटियां होती थी। न्यूनतम के साथ ही उच्चतम आयु का भी निर्धारण होता था। यदि किसी व्यक्ति पर कदाचार का आरोप हो तो उसके पूरे परिवार को सदस्यता से दूर कर दिया जाता था। समिति की सदस्यता की एक कसौटी यह भी थी कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए इसका सदस्य नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में 3 तरह के गाँव की चर्चा हुई है। पूर्व व्यापारियों की बस्ती थी। सभा ब्राह्मणों के गांव अग्रहार को कहते हैं। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकते थे और उनमें भी सिर्फ पुरुष। नगरम पूर्व सामान्य लोगों का गांव था। बड़े गांवों को तनयूर कहा जाता था। ग्रामीण प्रशासन ने राज्य को शासन के दायित्व से मुक्त कर दिया और उसे निरंतर राजस्व मिलता रहा, जिससे राज्य अन्य मोर्चाओं पर उपलब्धियां हासिल कर सका। गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण राज्य की ओर से होने वाली किसी गैर वाजिब मांग के विरोध में संगठित आवाज भी उठाई गई। जैसे बेगारी के विरुद्ध गांव में विकास कार्य ज्यादा हुआ क्योंकि धन का सीमित निष्कासन हुआ। गांव में नागरिक जीवन की समझ विकसित हुई। पूर्व में तमिल संस्कृति का संरक्षण हुआ जबकि सभा के माध्यम से आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि चोलकालीन शासन ऊपर से केंद्रीकृत और नीचे से विकेंद्रीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। चोलकालीन संस्कृति राजेंद्र चोल के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध मठ को तोड़ देना, कुलोत्तंग के काल में श्रीरंग मठ में विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक देना। चोल काल की शिक्षा पद्धति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शासकों ने के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, घटिका, मंदिर, अग्रहार और श्रेणियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय के रास्ते इसमें आर्य संस्कृति फैली होगी। अग्रहारों ने भी इसमें योगदान दिया होगा। श्रेणियों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को बल मिला होगा, जबकि मंदिर विभिन्न प्रकार के कलाओं की शिक्षा का माध्यम बना होगा। चोलकालीन भाषा और साहित्य में संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु 4 भाषाओं का विकास हुआ, जिसे और अलवार संतों की रचनाओं का संकलन को हम नालायरम द्वीप प्रबंधम कहते हैं। तिरुमुरई इसमें नयनार संतों के साहित्य का संकलन हुआ। इन रचनाओं का विकास पल्लव काल से आरंभ होकर चोल काल तक चला। इसके साथ ही इस काल में रामायण, महाभारत, तमिल अनुवाद उल्लेखनीय है। स्मरणीय है कि इस काल में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भाषाओं में रामायण और महाभारत का रूपांतरण हुआ, जैसे कि तमिल भाषा में कंबन की रामायण। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक इस काल में तमिल भाषा की विविधतापूर्ण रचनाएं हुई। ग्राम स्वराज की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। चूंकि शासक के लोकप्रिय भावनाओं का आदर करते थे, इसलिए उन्होंने तमिल भाषा को संरक्षण दिया। संस्कृत भाषा के विकास के पीछे हम निम्नलिखित कारक जिम्मेदार थे। राजकीय कार्यों पर आर्य संस्कृति का प्रभाव। इसके तहत हम राजकीय संवाद और अदालती कार्यवाहियों एवं सरकार के वित्तीय संरक्षण का उल्लेख कर सकते हैं। सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा साहित्य, विशेषतः वैदिक साहित्य, पुराणों, महाकाव्यों की शिक्षा को विस्तार मिला। इस क्रम में धर्म, दर्शन, व्याकरण, साहित्य के आदर्श, धर्मशास्त्र के विषयों का भी प्रसार हुआ। संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के प्रसार में अग्रहारों एवं मंदिरों का योगदान भी उल्लेखनीय है। इसके पीछे शासकीय भूमि अनुदान की भूमिका उल्लेखनीय रही। संस्कृत भाषा साहित्य के विकास में उस युग के आचार्यों की रचनाओं का उल्लेख भी आवश्यक है। इसके तहत नाथमणि, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, नाम्बी, अडार नाम्बी का नाम लिया जा सकता है। इस दौर के सबसे बड़े दार्शनिक रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा में उपनिषदों, गीता, धर्म सूत्र की टीका लिखा। इनका दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है। इसके तहत उन्होंने अलवार साहित्य और उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता के बीच तालमेल स्थापित किया। इस आधार पर उनकी भक्ति का दर्शन विकसित हुआ। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि चोलकालीन भाषा साहित्य की उन्नति अतीत की पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ी और अपने युग के शासकीय संरक्षण की समृद्धि, प्रशासन पर संस्कृति का अवलंब देकर उन्नति की ओर बढ़ी। चोल काल में भाषा साहित्य में सीतनवासन की जैन गुफाएं, मतलब यहाँ पे ना सीतनवासन में जैन गुफाओं की पेंटिंग भी मिलती है। नालायरम दिव्य प्रबंधम की तिरुमुरई के विषयों का उल्लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो महाकाव्य और महापुराण की कथाएं और मूर्तियां अंकित की गई हैं। मूर्तिकला के अंतर्गत भावों और विचारों की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए संकेतों और प्रतीकों के चयन में पर्याप्त कलात्मक और उदारता अध्ययन का प्रमाण मिलता है। चोलकालीन चित्रकला का स्रोत भी मुख्यतः मंदिर है। मंदिरों के अंतर्गत भित्ति कला का विकास हुआ, जिसकी सबसे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में हुई।
और इस दौर में थिएटर का भी विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अभिनय, नृत्य, संगीत की केंद्रीय भूमिका रही। अलवार नैनार संत भी आर्य लोगों के बीच अपने अपने पदों को गाकर ही सुनाते थे। चोल कला के स्तर पर इस काल का संगीत कितना लौकिक और मनोरंजक था, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि इनके संगीत का सबसे बड़ा विषय धार्मिक था। चोलकालीन कला के अंतर्गत नृत्य, संगीत, ये मूर्तिकला हुई थी। धातु की मूर्तियां बनी थी। इस युग की प्रधान विशेषताएं हैं, जैसे नटराज की मूर्ति सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है और शिव को कॉस्मिक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में इसमें दर्शाया गया है। स्वतंत्र मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां, दोनों मूर्तियां हमें मिलती हैं। पत्थर की मूर्तियों के तहत हम मंदिरों की मूर्तियों को देख सकते हैं। धातु की मूर्तियों के तहत हम शिव, विष्णु, शाक्त आदि की मूर्तियों को देख सकते हैं। इस युग में राजाओं की मूर्तियां भी बनाई गई, क्योंकि राजतंत्र की देवी उत्पत्ति की संकल्पना भी प्रचलित थी, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियाँ धार्मिक हैं। इनके अतिरिक्त कल्याण शिव यानी कि शिव पार्वती दोनों अनुमानकतिया दमन करते हुए कृष्ण और मणिक वास्कर संत की मूर्ति विशेषता उल्लेखनीय है। धातु की मूर्तियाँ लुप्त मोम प्रणाली के तहत बनाई जाती थी और ये कला पल्लवकालीन पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए विकसित हुई थी। उस काल में मंडप रथों मूर्तियों में बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ज़्यादातर मूर्तियाँ आख्यानात्मक थी और पत्थर से बनाई गई थी, लेकिन इन मूर्तियों के अलावा उस काल में हमें धातु की कई मूर्तियों का प्रमाण मिलता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त इस काल के विकास कारण समझने के लिए हम उस युग की समृद्धि, उसके विज्ञान उन्नति, शासकीय के संरक्षण की भूमिका को समझना होगा। इस काल की मूर्तियों के पीछे सबसे बड़ी भूमिका युग की संस्कृति की थी, क्योंकि यह काल अलवार नैनार संतों के विकास का काल था और इस युग में बड़े पैमाने पर मूर्तियों व मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर अधिकांशतः इस युग में अनेक कलाओं के विकास का नाभि केंद्र बन गया था। चोल काल पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला के विकास की दृष्टि से उच्चतम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाश डाले स्थापत्य, स्ट्रक्चर कला। चोल काल की स्ट्रक्चर कला हम देखते हैं। शिक्षा, नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला का विकास हुआ था स्थापत्य की दृष्टि से। भक्ति मार्गी कर्मकांडी। भक्ति मार्गी जो ना वो वेद, उपनिषद, महाकाव्यों का सम्मान करते थे। भक्ति मार्गियों ने कर्मकांड को खारिज किया। देवियों की पूजा स्टार्ट हुई, देवियों की पूजा और मंदिरों, गीतों ने इसे प्रभावित किया। कर्मकांडी जो है वो वेद, उपनिषद, महाकाव्यों का सम्मान करते हैं। मनुष्य के सुख दुख देवताओं के हाथ में है, लेकिन वो आपके पूर्व जन्म को इस जन्म के कर्मों के आधार पर आपको देंगे और देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और देवता जो है वो यज्ञ के वश में है और अगर वो खुश हो जाएंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। और ब्राह्मण व्यवस्था इससे मजबूत हुई और वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। पंचायतन, त्रिमूर्ति, हरिहर, शिव और विष्णु शैली का विकास हुआ था। चोलकाल में मंदिरों का आर्थिक योगदान देखते हैं हम। निर्माण कार्य में रोजगार का संबंध और आय से डिमांड और इन्वेस्टमेंट का संबंध। मंदिर से जुड़ा बाजार, उद्योग और कृषि कार्य। मंदिर एवं कृषि भूमि का विस्तार, कृषि का विकास हुआ। मंदिर एक निवेशक भी था, मंदिर एक बैंक भी था, इसलिए मुस्लिम हमलावर मंदिरों पर हमला करते थे। इनका मंदिरों का हम राजनीतिक योगदान देखते हैं तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तो प्राय नहीं था, लेकिन मंदिर जो है ना वो दान देते थे और अनुशंसाओं का भी मान रखते थे और आस्था के केंद्र थे। और राजा को लोकप्रियता मिली थी, इसलिए राजाओं ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया था। मंदिर के निर्माण की शैलीगत विशेषताएं हम देखते हैं। 3 प्रकार की शैली थी। नागर, द्रविड़, बेसर शैली। नागर शैली में आधार जो है ना वो वर्गाकार था और प्रवेश द्वार जो है ना वो साधारण था। द्रविड़ शैली में आधार है ना वो आयताकार था और गोपुर था प्रवेश द्वार। और बेसर शैली में ना अर्धगोलाकार आधार था और बहुमंजिला पिरामिड नुमा शैली थी। और गर्भगृह जो है ना वो नागर शैली में और द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में सेम था। और अन्य संरचनाएं जो है ना वो गर्भगृह, देवल, जगमोहन, नट मंडप, भोग थे नागर शैली में। और द्रविड़ शैली में ना वो नंदी मंडप, कल्याण मंडप और शिखर होते थे। और शिखर जो है ना वो एक रेखीय होता था नागर शैली में और द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा होता था। एग्जाम्पल हम देखते हैं, नागर शैली का एग्जाम्पल है लिंगराज का 166 फीट का मंदिर है लंबाई है। और पिरामिड नुमा शैली जो ना वो द्रविड़ की, उसमें हम देखते हैं चोल काल में 13 मंजिला मंदिर बना था। और प्रदक्षिणा पथ जो है ना वो नागर शैली में खुला होता था और द्रविड़ शैली में ढका हुआ होता था। मूर्तियाँ दोनों में मिलती हैं। और तंत्रवाद का प्रभाव जो नागर शैली पर था और तंत्रवाद का प्रभाव द्रविड़ मंदिर कला शैली पर नहीं था। नागर शैली का उदाहरण जो है वो लिंगराज मंदिर है। और 800 से 1200 ईस्वी के बीच में ना 80 मंदिर बनाए गए थे। और खजुराहो में ना 950 से 1050 के मध्य ना 75 मंदिर बनाए गए थे। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, अन्य क्षेत्रों में
मंदिर है। नागर शैली की हम बात कर रहे हैं, इसमें माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात का, मोढेरा मंदिर और कश्मीर का मारतंड मंदिर और खजुराहो में कांदरिया महादेव मंदिर है ना, चंदेल काल में विद्याधर ने बनाया था। ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नागर शैली के ही थे ये। चबूतरा ऊंचा था और फिर शिखर होता था और शिखर में उद्रंग सहायक शिखर का उपयोग होता था और शिखर पर मुकुट की तरह बनाया जाता था। मेरू पर्वत का प्रतीक होता था ये। मेरू पर्वत का प्रतीक होता था ये। और कोणार्क मंदिर जो है वो पहिए का प्रकार का था और विष्णु के अवतार जो है ना वो अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह अवतार, नरसिंह और वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। मोढेरा के मंदिर जो है ना वो 52 स्तंभ हैं उसमें, गुजरात में ना ये, और जो 52 सप्ताह का प्रतीक है और 52 स्तंभ है और उत्तरार्ध नामक उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। बृहदेश्वर जो है ना वो पिरामिड नुमा टेम्पल है और मंडप रथ स्वतंत्र मंदिर है पल्लव काल में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर शिव का है और विष्णु बैकुंठ पेरुमल मंदिर विष्णु का है। कैलाशनाथ मंदिर जो है ना वो अनेक जगहों पर बने हैं कैलाश मंदिर। और एलोरा में 34 गुफाएं हैं, वहाँ पे एलोरा का कैलाश मंदिर और 100 टेम्पल तटीय मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और बेसर शैली ना मिश्रित शैली है। और इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं पट्टडकल का मंदिर, पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हल्लेविड होयलेश्वर मंदिर।